सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला सियासत में फिर गहमा गहमी है। अभी आप शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलाआत के बयानात देख रहे होंगे बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर जो चल रहे हैं। फैटफ के हवाले से वो बात कर रहे हैं और कि किस तरह से अपोजिशन अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफाद पर तरजीह दे रही है। कराची के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि कोशिश ये है कि मामला तफाहम व तफ़हीम से चलें, लेकिन पीपल्स पार्टी बयानात देती चली जा रही है। बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे सूबा मुतासर हो सकता है। ख़ास तौर पर नून लीग के हवाले से बड़े शदीद बयानात शिबली फराज साहब के हैं कि अवाम को गुमराह कर रही है नून लीग और झूठ बोलना इनका वतीरा है। इन्होंने कतरी ख़त के अलावा कुछ पेश नहीं किया। तो अब ये इस तरह की महाजराई अगर होगी तो FATF पर किस तरह से फिर कानून साजी हो सकेगी, जो कि मुल्क के लिए बहुत ही आम है। वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग सकती हैं, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो सकता है और ब्लैक लिस्ट होने की सूरत में मुल्क में महंगाई की ऐसी लहर आएगी जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अब हुकूमत सारे का सारा इल्ज़ाम दे रही है अपोजिशन को। अपोजिशन के बहुत अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, कानून को भी समझते हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब, बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब मेरे साथ हैं। ये बताइए कि ये अभी जिस तरह शिबली फराज साहब आप पर बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये ज़ाती मफाद की वजह से आप FATF पर कानून साजी नहीं होने दे रहे, जबकि आप जानते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हो गया पाकिस्तान तो बड़ा नुकसान होगा। और वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि अपोजिशन का, यानी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, और भारत का एजेंडा एक है कि FATF को हमने नहीं यहाँ पास होने देना उसके कवानीन। ये देखें, ये तो गवर्नमेंट का अब बयानिया जो है ये ऑलमोस्ट फिट चुका है कि ये हर खराबी का इल्ज़ाम जो है वो पिछले अदवार घटा जो वादा था कि 100 दिन में हमने हर चीज़ ठीक कर देनी है, वो 600 दिनों में भी ठीक ना करके तो इस सच्चाई के साथ जो है वो बात दोहराते चले जाते हैं। दरअसल फैटफ बिल की आड़ में हुकूमत जो है ये बददयानत है और ये मसला का अखलौता एजेंडा है अपोजिशन से तमाम एजेंडा उसको जो है ये फिट करना चाहती है। मिसाल के तौर पे ये एक इकोनॉमिक टेररिज्म का फिट लेके आए थे और ख्याल था कि ये फैटफ बिल जो है वो चल जाएगा, लेकिन जब हमने इनकी चोरी पकड़ी तो फिर ये दौड़ कर कहने लगे कि नहीं ये गलत है, तो ये तो बस पता नहीं कैसे बन गया, तो ये अब वापस ले रहे। अब ये उसी इकोनॉमिक टेररिज्म के बिल को इन पार्ट्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों से दाखिल करने की कोशिश करती है और अब ऐसी ही कोशिश इन्होंने इस बिल में की है। अब आप देखें, ये पूरा बिल जो है इसके ऊपर इनके साथ हमारी डिस्कशन हुई, बहुत सारी मीटिंग होगी, ये सारा बिल क्लियर हो गया है और इसमें कोई तकरीबन 15 के करीब इन्होंने अमेंडमेंट्स हमारी तस्लीम की है। तो उनका तस्लीम किया जाना ये बताता है कि इनकी लेजिस्लेशन डिफेक्टिव थी। अब 2 के ऊपर 2 या 3 जो है वो 2 के ऊपर जो मेन 2 है ऊपर जो है ये आके तो ये खड़े हुए हैं कि वहाँ पे इनकी ये चोरी जो है विक्टिमाइज दी अपोजिशन वो मौजूद है, तो हमने पकड़नी है। बिल तो पास ही पास है, ये अपनी इस जिद को छोड़े और ये बिल जो है ये इसको कौमी असेंबली से भी ये पास हो सकता था। सारा बिल पास हुआ है, सारा बिल पास हुआ है मात्र उन 2 चीज़ों के, सही चीज़ों के जिनके ऊपर इन्होंने अपोजिशन से साथ अदम इत्तेफाक किया है। उन दोनों में से एक तो जो चीज है, देखिए हमेशा हर चीज जो है एक ASI जो है वो किसी की गिरफ्तारी डालता है तो वो बकायदा लिखता है कि काबिले यकीन जो है वो सामने आ गई है, तो लिहाजा मैं मुल्ज़िम की इस जुर्म में जो काबिले दस्तरदारी पुलिस है इसकी गिरफ्तारी डाल रहा हूँ। यहाँ पे ना रखा हुआ है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, यानी अब बात ये है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो फिर कोई भी हो सकती है, वहाँ पे ये करें रीजनेबल ट्रांजैक्शन, रीजनेबल
जो है वो एविडेंस हो टू डाउट ए ट्रांजैक्शन, तो वहाँ पे इनको करना चाहिए, वहाँ पे रीजनेबल एविडेंस का लफ्ज होना चाहिए। इसी तरह से बाबर साहब जो राना साहब जब भी फेटअप की बात आती है, जब भी फेटअप की बात होती है तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं ये मुझसे NRO मांग रहे हैं, मैं NRO नहीं दूंगा। नवाज शरीफ बाहर हैं, मरियम की बेल हो चुकी, शहबाज शरीफ की बेल हो चुकी, आसिफ अली जरदारी की बेल हो चुकी, उनकी बहन फरियाल तारपुर की बेल हो चुकी, बाकी नून लीग की जो लीडरशिप है वो भी बाहर है। अब ये कौन सा NRO है जो आप मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा और इस वजह से ये फेटअप का बिल पास नहीं कर रहे? ये सिर्फ इनका बयानिया है। जिस तरह से ये कंटेनर पे चढ़ के गर्दान जो है वो 4 साल करते रहे हैं, उसका कोई सर कोई पैर जो है वो सामने आया ही नहीं, और जिस तरह से ये स्टॉक क्लीन करते रहे हैं, इसी तरह से अब ये NRO, अब आप बताएं किसको नहीं मानूं? वो भाई तुम्हारी क्या जरूरत, क्या कैपेसिटी, क्या मजाल है? तुमने किसी को NRO क्या देना है? तुम तो खुद जिस मुलाजमत पे, जिस नौकरी पे बैठे हो, तो वहाँ पे जो तुमसे कर सकते सबको मालूम है। लेकिन बहरहाल वो एक अपना सियासी बयानिया उन्होंने कायम किया हुआ है कि हर बात के जी मैं NRO नहीं दूंगा, या ये है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, या ये है कि जी मैं करप्शन को जो है वो जड़ से उखाड़ दूंगा। तो ये देखने के करप्शन कैसी जड़ से उखड़ी है, ये चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, और उनका बयानिया जो है वो अपनी जगह पे जोरों शोर से कायम है कि मैंने करप्शन को जो है वो जड़ से उखाड़ देना है, मैंने किसी को छोड़ना नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि उनको आदत हुई है, ये उनका जो है ना वो तकिया कलाम हो गया है। अच्छा राना साहब, आपने अभी कहा कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की बजाय रीजनेबल एविडेंस की बुनियाद पर ये जो इस पे इख्तलाफ क्या है, जो फाटिफ के वाले जो शिक निकालने का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के ऊपर ही आपको पता है हबीब बैंक न्यूयॉर्क पे जुर्माना भारी पड़ा था, जो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने वहाँ से ट्रांजैक्शन की, सऊदी अरब से वहाँ पे आई और वहाँ से स्टैंडर्ड चार्टर्ड में की, PIA और जाती उम्रा उधर रैवेंड में। तो अब अगर इंटरनेशनल कवानीन है, उनको अगर नहीं हम लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करते तो वो तो फिर ब्लैक लिस्ट में हमारा मुल्क जा सकता है, क्योंकि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके नज़दीक जुर्म नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कवानीन के तहत वो एक उसको जुर्म समझा जाता है। नहीं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन रीजनेबल एविडेंस, यानी सस्पिशियस एविडेंस डज नॉट दैट कि सेक्रेटरी इंटीरियर जो है ना उसे लगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है सस्पिशियस है, और 6 महीने बाद वो कहे जब वो आदमी 6 महीने जो है वो जेल में पड़ा रहे, उसकी प्रॉपर्टी सारी जो है वो फ्रीज हो जाए, जब्त हो जाए, उसका बाहर आना जाना बंद हो जाए, उसका कारोबार जो है वो तबाह हो जाए, तो वो उसके बाद क्या को हो ये तो शक पड़ गया था, तो इसके ऊपर चले सॉरी आप इसको वापस ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप कारोबारी जो सरगर्मी है इनको आप बिल्कुल, वो पहले ही जो है वो तबाह हो चुकी है, उसको और आप जो है वो मार्जिनलाइज कर देंगे। चले ये ऐसे कर दें कि एनी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू टेरर फाइनेंसिंग और प्रोसीड ऑफ क्राइम, ये भी हमने इनको कहा था कि ऐसा कर दें कि अगर कोई ऐसी अपना रकम है, यानी मनी है जो प्रोसीड ऑफ दैट इज फोकस टू बेनिफिट क्राइम और दैट इज फाइनेंसिंग टेरर, तो ऐसा कर लें। अच्छा, लेकिन ये जो कानून ये राणा साहब आपकी बड़ी वैलिड बात है, ये बड़ी वैलिड बात है, और मनी लॉन्ड्रिंग हर केस को जो बना रहा है नैब या FIA, ये बनता भी नहीं कानून के मुताबिक। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी ये एक प्रेडिकेट ऑफेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग इट्स अ प्रेडिकेट ऑफेंस। जब तक आपको ये साबित नहीं कर लेते कि जनाब ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, ये ड्रग से पैसा बनाया गया, ये करप्शन से, ये किकबैक से, ये इस मनसूबे से, तो देन सेकंड स्टेज पे आप मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो भी ट्रांजैक्शन बाहर जाती है उसको मनी लॉन्ड्रिंग में ला देते हैं, और इसी वजह से केस इनके सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बिल में ऐसी कोई राहत या कदरन या कोई सेफ्टी नहीं है।
अच्छा, ये बताइए कि आप ये FATF पर हमने तफसील से बात की, एक मरियम नवाज साहब ने एक ट्वीट किया है और मैं बता देता हूँ उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा कि एक किसी ने ट्वीट किया, सियानी गुड़ी नाम से किसी का ट्विटर हैंडल है कि मियाँ साहब 2 साल से बॉल वेल लेफ्ट कर रहे हैं, यकीन करें जिस दिन एक ओवर भी पूरा खेलने का फैसला कर लिया, इमरान की बॉलिंग ऐसे पिटेगी कि लोग 92 के वर्ल्ड कप की शक्ल भी भूल जाएंगे, ऐसा नाकाम कप्तान तारीख में देखने में नहीं मिलेगा। अब मरियम साहबा इस पर ट्वीट करती हैं कि अब खेलेंगे इंशाल्लाह। इससे क्या मुराद है कि मियाँ साहब पहले, इसका मतलब वो मान रही हैं कि बिल्कुल सियासत से अलग थलग हो गए थे, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं अब खेलेंगे, तो जब वो बीमार हैं, वहाँ इलाज चल रहा है, तो वो फिर किस तरह सियासत में आकर अब बैटिंग कर सकेंगे, कैसे खेलेंगे? नहीं देखें, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन या मेरे इल्म में है बात कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने पार्टी के लोगों से या पार्टी की क़यादत से वो नातल्लुक़ तो कभी भी नहीं हुए। हर मामले पे उनकी जो है वो राय या उनका जो इनपुट है वो लिया जाता रहा है। जब आर्मी एक्ट में तरमीम थी तो इल्म में होगा कि उसके ऊपर उन्होंने एक बाकायदा मैसेज जो है वो ट्वीट अपना वो क्या कहते हैं इसको व्हाट्सएप किया था कि इस बिल में आप इस तरह से ये तरीका अपनाएं, और वो उनका व्हाट्सएप था। वो बाकायदा मीडिया के ऊपर भी, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है या मेरे याददाश्त में है, वो मीडिया पे भी चलता रहा। और उस दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब का लोगों से रब्ता भी रहा। लोग टीवी पे आके कहते रहे कि जी मियाँ साहब, वो तो ठीक है सर, लेकिन अब खेलेंगे, पहले उस तरह नहीं खेल रही है। मरियम साहबा कह रही है कि अब वो ज्यादा एक्टिव होंगे, उनकी मुराद तो ये नजर आ रही है। और साथ ये भी बताइए, जी पहले आप बात कर लें जी राना साहब। तो बात ये है कि उस वक्त तो कभी किसी को इतराज नहीं हुआ था। इसी तरह से बाद में भी वो बिल्कुल जो है वो यानी कंसल्टेशन जो कहते हैं हमेशा, ये APC के ऊपर जब वो उनकी कोई यानी चीज सामने आई है, जो उनका कोई राब्ता सामने आया, तो वहाँ से फिर गवर्नमेंट जो है वो तिल बना उठी है। ठीक है, लेकिन तो मरियम कह रही है मेरा ख्याल है इसमें एक चीज, बाबर साहब, राना साहब, मियाँ साहब जब तक चुप रहे, खामोश रहे, लंदन में मरियम खामोश रही, गवर्नमेंट खामोश रही, वो बोले हैं तो गवर्नमेंट बिलबिला उठी है। इशू ये है कि क्या कोई एग्रीमेंट था कि ये खामोश रहेंगे और हम बाहर जहाँ मर्जी रहें, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, अगर ये बोलेंगे तो हम इनको पकड़ेंगे? क्या इस तरह का कोई एग्रीमेंट था जिसकी वायलेशन पे अब गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट में भी चली गई है और ये कह रही कि वो भी वापस आए और ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा? जब तो FIRs हो रही हैं इंसदाद दहशतगर्दी क्या? नहीं देखे अपना डोगर साहब, मियाँ साहब का तो यानी मैं जिस तरह से मैं आपको ये पिछली मिसाल भी मैंने दी है कि इस हद तक जितनी उन्होंने सरगर्मी या जितनी बात उन्होंने APC के सिलसिले में की है, इतनी तो उस वक्त भी की थी, आज से 7-8 महीने पहले। तो ये तो महसूस करने वाली बात है ना। मियाँ साहब तो मुसलसल इन चीज़ों के ऊपर नज़र भी रखते हैं, उनकी बात भी जब होती रहती है उसी तरीके के साथ उन्होंने अभी किया है। अब उन्होंने कौन सी को वहाँ पे बैठ के कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दी है। और जहाँ तक मरियम नवाज साहबा का तल्लुक है, तो मरियम नवाज साहबा जो है वो पार्टी की डायरेक्शन पे, ज़रूरत पे जो है वो बिल्कुल ज़रूर अपना किरदार अदा करेंगी। और अब उन्होंने जिसको आप खामोशी और खामोशी तोड़ना कह रहे हैं, तो आप देखें ये नैब ने उनको बुलाया था उस दिन, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से नोटिस था। इन दोनों मौकों पे जब वो आई है, उनकी अपीयरेंस हुई है अवाम के सामने, कोर्ट के सामने, नैब के सामने, तो वहाँ पे अगर फिर लोगों का वहाँ पे उनके साथ राजनीति के लिए या वहाँ पे मीडिया पहुँच गया है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहाँ से वो छुप के निकल जाए। उन्होंने फिर बात तो करनी है, फेस तो करना है मीडिया को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मरियम साहिबा APC में शिरकत करेंगी? APC में जो मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि इस APC मीटिंग की मेजबानी करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदारत करेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो
पिछली APC के मेजबान भी थे और सदारत भी उनकी थी, वो और उनके अलावा बाकी तमाम पार्टी के सरबराह जो है वो शिरकत करेंगे। अच्छा, मरियम इसका मतलब है नहीं जा रही हैं आपके ख्याल में। ये बताइए कि मियां नवाज नहीं, ये मैं को फाइनल बात नहीं कह सकता। इसलिए आपकी राय है, चाहें तो वो जा भी सकती हैं, जो उनकी अपनी मर्जी हो तो वो जा सकती हैं, लेकिन अगर बिलावल वहाँ पे होंगे करते हैं तो फिर सभी शामिल है, वो भी शामिल है, बाकी भी शामिल है। ये बताइए, मियां साहब सरेंडर नहीं कर रहे 10 तारीख को, मियां नवाज शरीफ साहब, तो यानी अदालत की नहीं वो पार्टी की सुनेंगे? क्योंकि अगर वो वहाँ चहलकदमी कर सकते हैं तो आम तासुर ये मिलता है कि फिर इंसान अदालत के सामने पेश हो ही सकता है। देखें जी, हमने तो जिन कारकुनों की बात, जो हमारे कारकुन हैं, जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे मिलने वाले हैं, उनकी भी हमने बातें सुनी है। जो आप कह रहे हैं कि कोई कारकुन कहता है वो भी ठीक है, बात ऐसी होगी, लेकिन ये है कि मियां साहब, मैंने तो बड़ी जो है वो मुख्तसर और परफेक्ट बात कर दी थी कि मियां साहब अपनी स्वीट विल और अपनी टाइमिंग के साथ डॉक्टर साहबान की सेहत से मुतल्लक क्लियरेंस के बाद जो है वो वापस आएंगे और वहाँ पे रह के अपना भी इलाज कराएंगे और इस नाअहल और नालायक हुकूमत का भी इलाज करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों इलाज जो हैं ये कोई ज़्यादा देर नहीं ये दोनों इलाज बाहर ही होंगे, यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो सकते ये दोनों इलाज, ना इस हुकूमत का ना मियाँ साहब का। देखें, मियाँ साहब का क्योंकि इलाज वहीं पे हो सकता है, यहाँ पे डॉक्टर उनका इलाज करने को तैयार नहीं है, तो इसलिए ये मजबूरी है। तो फिर जब उन्हें अपने इलाज के लिए उधर रहना पड़ेगा तो फिर ये इलाज भी जो है ये भी वहीं पे साथ साथ जो है वो अदालत के अहकामात का क्या करें राणा साहब? वैसे आप तो अदालत के अहकामात पर ठीक इलाज कर रहे हैं। हाँ जी, आप तो अदालत के अहकामात पर काफ़ी महीने आपने जेल में भी गुजार दिए, वो केस का भी कुछ नहीं बना, तो मियाँ साहब जो हैं वो उनको देखें तो फिर वो अदालती अहकामात का क्या बनेगा? देखें, अदालत के हुक्म पे ही वो गए हैं बाहर अपना इलाज करवाने के लिए। अब अदालत के हुक्म पे ही उन्होंने इलाज मुकम्मल करवाना है वहाँ पे, और अब तो अदालती वो अदालत के हुक्म हुक्म के बगैर तो नहीं ना गए वहाँ पे। अब अदालत ही कह रही है ना जी कि वापस आए, सरेंडर करें। अब तो वो रिमार्क्स में तो ये भी नजर आया कि वरना जिसने जमानत दी यानी शहबाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिर अदालत में रिमार्क्स आया कि अभी हम उनको मफरूर नहीं कह रहे, वरना मफरूर के तहत वो 3 साल के लिए अलग से सजा हो सकती है। तो फिर इस तरफ अगर मामला जाता है तो उसके लिए भी आप तैयार हैं, मियाँ साहब तैयार हैं? देखिए, इसमें देखिए आईनी और कानूनी ज़ाब्ता ये है कि अदालत एक हुक्म करे, जो पहले हुक्म करे उस हुक्म को पहले बजा लाना चाहिए, बाद में जो हुक्म करे उस हुक्म के ऊपर बाद में अमल करना चाहिए। अदालत ने पहला हुक्म दिया है कि आप बाहर जाएं, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है आपको, और आप अपना इलाज मुकम्मल कराएं, और जब आपका इलाज मुकम्मल हो जाए तो फिर वापस आएं। तो वो पहले हुक्म के ऊपर मुकम्मल अमल करेंगे, फिर जब वापस अमल करते हुए तो जो अब उसके बाद का हुक्म है अदालत का कि सरेंडर करें, वो सरेंडर कर देंगे। अच्छा राणा साहब, एपीसी के हुजूर पेश हो जाएंगे। राणा साहब, एपीसी के अंदर 4 मैक्सिमम ऑप्शन है जो कि डिस्कस की जा सकती हैं, जिसके जरिए हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है। एक है इस्तीफे, दूसरा है इन हाउस तब्दीली, तीसरा है मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा, और चौथा है उसके वाले से सड़कों पे आना। इन चारों में से कौन से ऐसे मुतालबात हैं या जो कंसिडरेशन होती है पार्टी में? क्योंकि हमें तो ये इतलात है कि इस्तीफ़ों के वाले से ना पीपल्स पार्टी इस पर राज़ी होगी, ना नून लीग जो कि मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा। इसके अलावा बाकी 3 ऑप्शन में से कौन सी अडॉप्ट की जा सकती है? देखो जी, ऑप्शन तो 2 ही है, ये नंबर 1 और नंबर 4। अच्छा। बाकी तो जो है ना, इन ऑप्शन तक पहुंचने के लिए जो है वो यानी आप तैयारी कर लें या अपने आप को जो है वो सरगर्म रखने का बहाना कह लें। ऑप्शन तो ये 2 ही हैं कि अपोजिशन जो है वो इन असम्बलियों से बाहर आए और जो है वो एहतजाज जो है वो सड़कों पे करें। बाकी इन हाउस एहतजाज और इन हाउस जो है तब्दीली,
ये तो वैसे अपने आप को मसरूफ रखने अच्छा। और जब तक मसरूफियत इख्तियार करने का जो है वो या असल मामला जो है उस तक पहुंचने या करने की नौबत ना आए तो उस वक्त तक अपने आप को तैयार रखने का बहाना है तो वो करते रहेंगे। मेरा ये सवाल है कि क्या नून लीग असम्बलियों से इस्तीफे देने के लिए तैयार है अगर ये ऑप्शन जो है ये फाइनल होता है? जी बिल्कुल, अगर एपीसी की मीटिंग में हमने ये कमिटमेंट दी है कि एपीसी की मीटिंग में जो फैसला होगा हम उसके ऊपर अमल करेंगे। अच्छा राणा साहब, ये जो बात आपने कही कि सड़कों पर आने वाली या इस्तीफे वाली यही आपकी नज़र में ऑप्शन है, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी खुद तो ये मानते हैं कि जी नहीं, जो करना है पार्लियामेंट के अंदर करना है, जब मतलब दोनों में से एक की हुकूमत हो। लेकिन अब अगर कोई तीसरी पार्टी आई तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट से बाहर ही करना है एहतजाज, ये तो अजीब बात नहीं होगी? नहीं, फैसले जो है वो एपीसी की मीटिंग में मुतफिका होने हैं। अगर वहाँ पे ये फैसला होता है कि इन हाउस चेंज लानी है तो ठीक है, इन हाउस चेंज के लिए कोशिश कर रहे हैं। यानी हम कोई ऐसा तो कोई मुतालबा नहीं करने जा रहे कि जी हमारा ये मुतालबा बने वरना हम वॉकआउट कर देंगे। हम इज्तिमाई सोच और इज्तिमाई फैसले के साथ वो चलेंगे। बाकी ये बतौर एक सियासी कारकुन के मैंने ये बात की है कि अगर आप एहतियात की बात करते हैं तो एहतियात की तो फिर यही दो तरीके। अच्छा राणा साहब, आप पंजाब की तरफ आ जाएं। पंजाब में आज 4 आईजी तो पहले चेंज हो चुके हैं, अब 5वें आईजी ने भी काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आज सीएम को कह दिया कि जनाब मैं घर जा रहा हूँ, मैं अब काम नहीं करूँगा। मसला ये है कि जी सीसीपीओ मेरी मर्जी के बगैर लगा दिया गया और वो इस पर एहतजाजन घर जा रहे हैं। तो राणा साहब, आप लॉ मिनिस्टर रहे हैं, आईजी का कितना रोल होता है और क्यों ये पुलिस वाले या सिविल सर्विस वाले जो हैं ये इस हुकूमत के साथ जेल नहीं हो रहे? देखिए, इसमें डॉक्टर साहब शायद आपके पास मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। असल हुआ ये है कि जो नैब के बाहर एक यानी 5 या 10 मिनट का हल्का सा पथराव हुआ था और पुलिस के साथ वर्कर्स का वहाँ पे झगड़ा हुआ था। अब वो किसी मानों में भी वो दहशतगर्दी तो थी नहीं। अब उसका मुकदमा दर्ज करवाया हुकूमत ने और मुकदमा दर्ज करने के बाद ये कह रहे थे कि इसके ऊपर दहशतगर्दी। जो फॉर्मर सीसीपीओ लाहौर थे उन्होंने इनकार किया और ये बनता नहीं है, अगर हम लगाएंगे अदालतों में फिर हमें जाके बेइज्जत होना पड़ता है, हमें सवाल पूछा जाता है, उसका हमारे पास जवाब नहीं होता। तो फिर उसके बाद ये जो मौजूदा शेख उमर साहब हैं, इनकी कहते हैं कि ये रिप्यूट है कि ये जो है वो कानून को हाथ में लेने और यानी जो है वो हर किस्म का जो है वो गलत काम ये कर सकते हैं। ठीक है कानूनियत जो है। मुझे ब्रेक लेनी है। राणा सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद बात करेंगे आर्मी चीफ के 2 पैगाम की जो उन्होंने दुश्मन को दिया है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफा की तकरीब से खिताब किया और शहदा की कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि इनके ख़ानदान हों, शहदा हों, हम इनको कभी भूल नहीं सकते। 1948, 1965, 1971 कारगिल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जितने शहदा हैं, इनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हम इनको कैसे फरामोश कर सकते हैं? आज का दिन इन लोगों को याद करने का दिन है और ये हमारी पहचान है। 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं है, एक बाब है। ये कुर्बानियों की एक तारीख़ है जो हमेशा याद रखी जाएगी और दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन से इस तरह से मुकाबला किया गया और बार बार हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई मुहिम जुई, कोई ना कोई साजिश रह जाती है। और अब उन्होंने कहा कि अब जो दुश्मन नई प्लानिंग कर रहा है, हम उससे भी बड़े अच्छे तरीके से आगाह हैं और असलहे के अंबार लगाकर हमें मरूब नहीं किया जा सकता। हमारी प्लानिंग पूरी है और हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर, जिसका मकसद पाकिस्तान को, पाक फ़ौज को इसके ख़िलाफ़ साजिश करना, इसको बदनाम करना है, उसका मुकाबला करने के लिए भी पाक फ़ौज और कौम पूरी तरह से तैयार है। असद खरल साहब, अब ये हम देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से दुनिया जिस तरह बदल रही है तो जंगी हथियार भी बदल रहे हैं और दुश्मन हमारा चूँकि बड़ा चालाक और यार है,
हमेशा उसने देखा है कि जब सामने आता है तो उसको बड़ी मार पड़ती है। अभी देख लीजिए, आर्मी चीफ ने भी इसका जिक्र किया 27 फरवरी 2019 को जो उसने करने की कोशिश की, एक नाकाम हमला बालाकोट में, उसका जो उसको जवाब मिला, अब वो भी एक तारीख का हिस्सा बन गया है। और वो जो जहाज़ गिरा है उसके पुर्जे और वो भी अब यानी महफूज कर लिए पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया को दिखाया। तो अब ये बदल रहा है, अब एक नई साजिश, ये यूँ कह लें कि मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के थ्रू वो पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। देखें, अब जिस तरह आपने बताया और बाजी की मिसालें हमारे सामने हैं कि हमारा जो दुश्मन है बेशक उसके पास असले के जितने मर्जी अंबार हों, जितनी मर्जी ज़्यादा तादाद के अंदर अदरी अक्सरियत के वाले से फ़ौज की तादाद ज़्यादा हो, बर्री की, बहरी की, उसके बाद उसके जो फ़िज़ाइया उनकी, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे पाक फ़ौज के जवानों का जो जज्बा है, जो ईमान का जज्बा है, जो शहादत की उनको आरजू है, वो उनके अंदर उससे खाली हैं, उससे आ रही हैं। इसलिए वो सामने आकर दो बदू लड़ाई में तो हमारे से जीत नहीं सकते। तो अब उन्होंने सारा, जिस तरह आपको याद होगा कि ये पहली दफ़ा ये वर्ड जो है इसका इस्तेमाल किया था जनरल आसिफ गफूर ने, जब वो DG ISPR थे। उन्होंने कहा कि अब इंडिया जो है वो हाइब्रिड वार जो नहीं 5th जनरेशन वार के ज़रिए वो हमारे इदारे के ऊपर हमला करने की साजिशों में मसरूफ़ है। दो तरीक़ों से इंडिया हमारे ऊपर हमलावर हो रहा है। एक तो अंदरूनी खाना दहशत गर्दी के लिए, कभी वो बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से बंदे दाखिल करने की कोशिश करता है, कभी चाबहार से उसने कलभूषण जाधव जो नेटवर्क है उसके ज़रिए उसने पाकिस्तान में अफरा तफरी और दहशत गर्दी फैलाने की कोशिश की। और दूसरा है वो एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल, एक 5th जनरेशन कि किस तरीके से इदारों को मिलान करना है, किस तरीके से फ़ौज को बदनाम करना है, किस तरीके से इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर आवाम जो है उसको नज़रों में इसकी साख को मजरू करना है। और उसके लिए बड़ी तेज़ी से भारत इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और किसी ना किसी तरीके से वो चाहता है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, जो प्रोफेशनल फ़ौज है, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो दुनिया में जिनकी नंबर 1 उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से जब भी रैंकिंग आती है, पहले नंबर पे हमेशा या दूसरे नंबर पे फ़ौज की बात हो या हमारा इदारा ISI उसकी बात हो, इस हवाले से आए रोज़ कोई ना कोई मुहिम जो वो करते हैं, कोई ना कोई कंपेन्स आपको देख रहे होते हैं, हर वक्त कोई ना कोई कंपेन वो चला रहे होते हैं। उनके साबिक फ़ौजी उसके अंदर शामिल है, उनके साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर शामिल है, और उसके लिए वो सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से इदारों को ख़ास तौर पे यानी सलामती का जो इदारा है हमारा, उसको टारगेट करने की बाकायदा फिल्में बनाई जाती हैं इस तरह हमारे इदारों को, और अपने जो झूठी सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह है उस तरह उनकी झूठी फिल्में हैं, उसमें अपने उनको हीरो बना के पेश किया जाता है, उसमें जाली वाक़यात बना के इमेजिनेशन 20 फौजी मारे गए हैं वो चीनी फौज के हाथों, उस पर भी कहा जा रहा है फिल्म बनाई जाएगी। ये भी 265 के करीब वेबसाइट्स इनकी पकड़ी गई जो ये भारत से चल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। यूरोप ने पकड़ी भी यूरोप में पकड़ी, यानी अंदाजा कर लें ये हमने निशानदेही पाकिस्तान ने किया, यूरोप ने खुद कहा कि ये तो सब जाली और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह कनाडा में हो रहा है, इस तरह जर्मनी में जासूस भेजते हैं, कुलभूषण यहाँ पकड़ा जाता है। बाबा डोगर साहब अभी देखिए ये जब ये जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ 20 फौजी भारत के मारे गए, तो वो सारी दुनिया ने देखा, इंडियन मीडिया पर चला कि किसी एक के घर वाले जो वो मारा गया उनका फौजी, वो कह रहे थे जी हमें पता होता कि इस तरह होना है तो हम कभी फौज में ना जाने देते, हमारे तो गुर्बत बड़ी थी इस वजह से हमने फौज में। और छोटा सा एक जुमला, यहाँ पे इकलौता बेटा अभी शहीद हुआ है, जी उसकी माँ कह रही थी कि 50 भी अगर मेरे बेटे होते तो मैं मुल्क पे कुर्बान करती। ये है जज्बे का फर्क, ये है जज्बे का फर्क। और इंडिया और पाकिस्तान में उसके वालिद पुलिस में थे, वो शहीद हुए, और अब देखिए उसका गालिबन एक भाई है वो भी फौज में, तो उनकी वालिदा कह रही थी, शहीद की वालिदा नासिर खालिद की, कि मेरे 50 बेटे भी होते तो मैं उनको फ़ौज में भेजती। तो ये बाबा डोगर साहब ये इस जज्बे का नहीं मुकाबला हो सकता। ये राफेल आप जिस तरह ब्रेक में जिक्र कर रहे थे तैयारों का कि जी उसने ले लिए हैं, जी फ्रांस से ले लिए हैं, दीगर असला तो भारत ख़रीदने में दुनिया में बहुत आगे है, बहुत पैसा वो लगा रहा है, अरबों डॉलर, लेकिन वो फिर भी उसके लिए काफ़ी नहीं होते। जब ये होता है मामला, अभी जो ताज़ा तरीन आप मिसाल ले लें फरवरी 2019 की, तो क्या हो गया, इतना असलहा अपना ही उन्होंने हेलीकॉप्टर गिरा दिया, अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया, और कहते जी पाकिस्तान ने फिर 6 महीने बाद माना कि जी हमने खुद गिराया था। फिर ये जो जी हमने F-16 पाकिस्तान के गिराया, वो झूठ पकड़ा गया, सारी दुनिया को पता लग गया कि जी वो अमेरिकन ने कह दिया जी F-16 तो पाकिस्तान के तादाद में। साहब जज्बे की हालात ये हैं इंडिया के कि वहाँ पर उनके अपने फौजी चीनी फौजियों से ठुडे और मुक्के खाकर 20 लोग हलाक हो गए।
यानी कि आप सोचें कि ठुड्डे और मुक्के खा कर इनके 20 लोग मारे गए और चाइना को एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी और बाकी जो थे वो भी शरीर जख्मी जी 100 जख्मी और ज्यादातर ने छलांगे लगाई जान बचाने के लिए पानी में। के लिए इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उनका जज्बा है और ये उब्बुल वतनी है और ये उनकी जुर्रत और दिलेरी है कि ये निहत्ते कश्मीरियों पर जो फौजी हैं गनों के साथ उनको तो मार सकते हैं, लेकिन जब चीनी फौजी सामने आते हैं तो फिर इनका ये हाल है कि इनकी दौड़े लग जाती हैं और ये मुक्के टुडे खाकर ये मर जाते हैं। जहाँ तक बात है 5th जनरेशन वार की, साहब ये सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो अगर वो ये समझती हैं कि हम इनका महाज जंग पर तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो ये कोशिश करती हैं कि बात महाज जंग तक ना ही पहुँचे और इनकी फ़ौज को इनकी अवाम इनकी अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ अंदर से कमज़ोर करते हैं, आपके बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को खरीद लिया जाता है, आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, मुख्तलिफ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें पेनिट्रेशन कर ली जाती है, वो पार्टियों का नैरेटिव ऐसे बिल्ड करवा दिया जाता है जो कि जिससे अदारे बदनाम हो रहे हों, वो मीडिया हाउसेस ऐसे नैरेटिव को लेके आते हैं जिससे आपकी जो अफवाज हैं उनका मुराल जो है वो कम हो, लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ तैयार करना शुरू कर दिया जाता है, ऐसे नारे दिए जाते हैं जिससे जो यूथ है या जो लोग हैं वो अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाएं। तो इस तरह का दुश्मन इंडिया उसको पता है कि वैसे तो वो हमारे साथ नहीं लड़ सकता, अब उनके हाथ में जो सबसे बड़ा वेपन है वो है 5th जनरेशन वार, यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, यानी कि ऐसे और पार्टीज़ का इस्तेमाल, ऐसे तमाम मीडिया हाउसेस जिनको बाहर से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, उनको एड दे सकते हैं कि वो ऐसे नैरेटिव्स दें, खामोशी से चुप करके ऐसी चीज़ें दे जिससे अवाम के अंदर ही अवाम ही फौज के खिलाफ उठ खड़ी हो, या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जो इदारों के ख़िलाफ़ जिनकी जो एक सोच रखती हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो हमें आंखें खुली रखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे मीडिया हाउसेस हैं, कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो उनके हाथों में खेल रहे हैं, कौन से ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनके हाथों में खेल रही हैं और उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। अच्छा असद खरल साहब, देखिए दुनिया में और कहीं मिसाल ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज का अगर हम देखें NCOC बनाया गया, नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर, उसमें आप देखें जिस तरह से ये वबा आई कोरोना की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास फजल और करम है कि अब 6000 से भी कम केसेस हैं। दुनिया स्टडी कर रही है कि ये किस तरह इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन, उसमें ISI का किरदार, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जिस तरह किया। अच्छा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अभी ये लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद की जिस तरह हम बात कर रहे हैं वो अलग से उधर कुर्बानियाँ। सरहद पर आप देखें अफ़गानिस्तान की सरहद, ये मशरक़ी सरहद, भारत के साथ इतनी लंबी सरहद, इसका मामला आप देख लीजिए। सैलाब का अगर है तो वहाँ पर आप देखें, टिड्डी दल का मामला आया तब फ़ौज, तो मुल्क के दिफा के लिए माशी मामला हों। अभी आप देखिए कराची में सैलाब आया तो वहाँ पर ताजिर भी मिल रहे हैं आर्मी चीफ से और कह रहे हैं कि जी ये हमारे मसाइल हैं। तो हर सतह पर, अंदरूनी तौर पर, बैरूनी सतह पर, यानी जितने भी महाज सामने आते हैं, जितनी मुश्किलात सामने आती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा भी इमरान खान साहब ने बात कही कि जी सबसे मुनज़्ज़म इदारा पाकिस्तान में पाक फ़ौज है और हर जगह उसकी ज़रूरत महसूस होती है और वो हर सतह पर लब्बैक कहते हैं जहाँ भी पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को ज़रूरत पड़ती है। देखिए इसमें तो उसामा साहब कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एक इदारे की अगर बात करें जो डिसिप्लिन मुनज़्ज़म इदारा आज भी अगर अपनी सही हालत में मौजूद है तो वो आपको पाक फ़ौज का ही इदारा है जो आपको एक मुनज़्ज़म शक्ल में मिलता है। बाकी जिस तरह इदारों के अंदर जिस तरह तबाही हुई है और जिस तरह इदारों के अंदर ग़ुलाम बिठाए गए, जिस तरह इदारों की तथहीर की गई, जिस तरह इदारों को यानी उनके अंदर जो बैठे हुए लोग थे या इदारों का जो एक माइंडसेट बना, उनकी तज़हीक की गई और वहाँ एक हमारा एक आर्मी का इदारा है जो अभी तक बचा हुआ है। वरना जिस तरह हमारे हुक्मरान आते थे, हर हुक्मरान जो है वो मतलब बनने की कोशिश करता था और उसने तबाह किया। फौज पर, पाकिस्तानी फौज में सिर्फ पर फौजी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि वैसे बजट कई गुना, मतलब कई 10-20 गुना खर्च करते हैं, वो भी इस तरह के, यानी हर काम में आपको नहीं नजर आएगी उनकी फौज की एक्टिव हो। ये पाकिस्तानी फौज ही है। ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे जहाँ फिर से खलफिशार नजर आ रहा है। अभी लगता है कोई बात बनी है, 1100 अरब रुपए का ऐलान हुआ है और फिर लड़ाई शुरू। ब्रेक के बाद अब पता चला कराची की सूरत हाल, क्या कहें, इस शहर के साथ दुख होता है
जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है। अब 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ, वज़ीर-ए-आज़म वहाँ गए, उन्होंने कहा कि जी 6 बड़े मसाइल हैं, पीने के पानी का मसला है, उसका एक प्रोजेक्ट K4 का एक हिस्सा वफाकी हुकूमत, एक सूबाई हुकूमत करेगी। फिर इसके साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, नालों की सफाई का है, तजावुज़ात हटाने में पहले सिंध हुकूमत आगे आएगी, वो मुतबादिल जगह देगी, NDA में काम करेगा, सीवेज का मसला है उसको हल किया जाएगा, कराची सर्कल रेलवे है जी उसको भी इसी पैकेज के तहत हल किया जाएगा, फिर मास ट्रांजिट सिस्टम है, सड़कों की तामीर है, सब कुछ इसमें किया जाएगा। कुछ 1 साल के मंसूबे हैं, कुछ 3 साल, हर काम 3 साल में किया जाएगा। लो जी, एक उम्मीद पैदा हो गई। अब भी जनाब वो स्याही भी खुश्क नहीं हुई इस बात की, अभी वो खबरें भी नहीं रुकी कि फिर लड़ाई शुरू हो गई है कि जी 800 अरब रुपया बिलावल साहब कह रहे हैं हम दे रहे हैं, इसमें से विफाक कह रहा है जी 60% से ज़्यादा हम दे रहे हैं, कोई 35-36% सुबह सिंध की तरफ से है। अब इसी में लड़ाई पड़ गई है। पहले भी यही हुआ कि जी कमेटी बन रही है, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने कह दिया हम एग्जीक्यूटिव पावर शेयर नहीं कर सकते। अब कमेटी बनी तो कहा कि जी ये वज़ीर आला इसको हेड करेंगे, इसके कप्तान होंगे, लेकिन उसके बाद अब पैसों पे झगड़ा हो गया। और ये बात अब पता चला में बहुत पहले मैंने ये सवाल बाबर डोगर साहब, असद खिलल साहब से किया था कि जी ये कोई पैकेज आएगा, क्या होगा। इन दोनों ने कहा जी फिर लड़ाई ही होगी। तो ये हर दफ़ा ये क्यों होता है? पहले जून में हमने देखा, इस साल जून में सिंध की तरफ से सालाना बजट में 26 अरब रुपए रखे गए थे जी BRT के लिए, पानी और सीवेज की लाइनों के लिए, पता नहीं उसका क्या हुआ। 800 अरब रुपए मालियत के कहा था वज़ीर आला सिंध ने जी सितंबर में कि जी 24 मनसूबों का आगाज़ करेंगे। 2014 में इसी तरह जी ट्रांसपोर्ट की मद में 15 अरब रुपए, ये 42 अरब रुपए के A4 प्रोजेक्ट के लिए 12 रुपए देने का ऐलान। ये खैर से कब तक चलता रहेगा? मुझे आप ये बताएं कि उसामा साहब ये बात मानने वाली है कि 285 अरब पूरे सिंध का बजट है, और वो कह रहे हैं जनाब बिलावल साहब या वज़ीर आला साहब कि हम जनाब 800 अरब हम दे रहे हैं, और सिर्फ 300 अरब जो है वो इस्लाम वफाकी हुकूमत दे रही है। पहली बात तो ये है कि अगर 300 अरब सिर्फ कराची शहर को वफाकी हुकूमत दे रही, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है सिंध हुकूमत के लिए। 300 अरब रुपया अगर एक शहर को दे रही है वो, तो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि उनकी एक सपोर्ट है। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं हम 800 अरब रुपया, तो अगर 1100 अरब वाकई कराची के ऊपर लगा दिया जाए या पूरे सिंध के ऊपर भी लगा दिया जाए, तो सिंध तो कराची छोड़ के सिंध पेरिस बन जाएगा। हालत ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा था, फरियाल तालपुर साहिबा के केस था मेरे ख्याल बेल का गालबन कोई, तो उनका कि 90 अरब रुपया सिर्फ नवाब शाह में लगा है। इस तरह लाड़काना में शायद की उन्होंने बात की थी, लाड़काना, तो उन्होंने कहा कि 90 अरब रुपया लाड़काना में अगर लग जाता तो आज लाड़काना की टूटी सड़कें, खस्ता इमारतें, हॉस्पिटल और स्कूलों की ना होती, एक घर तो उनका डाइन भी छोड़ देती है। 800 अरब रुपया, आप मानते हैं कि वाकई सिंध हुकूमत 800 अरब, हाँ ओमनी ग्रुप में जा सकते हैं, फेक अकाउंट्स में तो ये पैसे जा सकते हैं, क्या अवाम की सिंध या कराची के अवाम के ऊपर 800 अरब लगाने का इतना दिल गुर्दा रखते हैं कि वो सारे पैसे जो उन्होंने लूट मार करनी है? बिल्कुल, और 300 अरब पहले भी 162 अरब के पैकेज की बात हुई, 2 साल गुजर गए, वो पैकेज हवा की नजर हो गया। अब 300 अरब की आपने फिर 1100 अरब तो बड़ी दूर की बात है। मैं कहता हूँ अगर ये मान लिया जाए कि 300 अरब ही हुकूमत दे रही है फाकी, तो 300 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन इसमें ना बाबर डोगर साहब एक बात यह है कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि इसलिए मुझे देर हो गया आने में कि कराची बहुत हिस्सों में बटा हुआ है। इससे मुराद ये कि कहीं किसी इदारे का डोमेन है, कहीं किसी इदारे का, तो वो काम नहीं हो पाते। अब तमाम इदारों को बीच में शामिल किया जा रहा है, तो उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी भी होगी जो देख रही होगी। लेकिन ये जो आप भी बात कर रहे हैं, पहले भी आप एक छोटी सी बात डोगर साहब से इजाज़त से, मैं आपको आज ये बात नोट कर लें, जब तक सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले के अंदर मुदाखलत या इंटरवीन नहीं करेंगे, तब तक नोटिस नहीं लेंगे, कराची के अवाम की हालत नहीं बदल सकती, वहां पे बेहतरी नहीं आएगी। ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ये पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, ड्रामेबाजी होती रहेगी। 2 साल गुजर गए, 3 साल और गुजर जाएंगे। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारी अपील है कि वही इसका मुदावा कर सकते हैं, वही इनको एक टेबल पे बिठा सकते हैं, वही इनको कहते हैं कि जनाब आप 1100 अरब रखें इधर, 1100 अरब रखें इधर, और हम इसकी निगरानी करते हैं। वहां पे अच्छे लोग हैं, नोटेबल है, उनकी कमेटी उनको वहां पे मॉनिटरिंग दें, और हफ्तावार सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट सबमिट हो कि किस किस मनसूबे के अंदर कितना कितना काम हो गया है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, ये ड्रामा करते रहेंगे ट्रक की बत्ती के पीछे। अवाम को ना सिंध हुकूमत सीरियस है, ना फाकी हुकूमत सीरियस है, ना MQM सीरियस है। आपने देख लिया मकामी हुकूमत 4 साल
अच्छा चले बाबर साहब, आपने ये बात कही थी कि जी कोई एक इदारा जो एक बड़ा अहम इदारा, जिस तरह पहले हमने देखा, उसने इनको वार्निंग दे दी है कि जी ये इस तरह ना करें, अब कराची के लिए कुछ करना पड़ेगा, अब आप जिस तरह होता है ना वो कहते हैं पंजाब में बंदे दे पुत्र बनो तो बैठो और इसके लिए कुछ करो, वरना तो देखिए ना तो पहले भी हो चुके। मैंने आपसे अर्ज किया सितंबर में के आगाज़ में वज़ीर सिंध ने कहा जी 800 अरब मालियत के पैकेज का ऐलान है, 24 मनसूबे वो ला रहे हैं, 26 अरब रुपये पहले है, 162 अरब जो वफाकी हुकूमत का था उस पर हमने बड़ी तनकीद की। तो इस दफ़ा तो जिस तरह चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, दीगर भी लोग हैं जो कह रहे हैं अब बस हो गई। उसामा साहब, मामला गर्म है, पानी कराची में खड़ा हुआ है, बारिशें बड़ी तेज़ से हुई हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं, अभी तक पानी कराची का निकला नहीं। मामला गर्म है। प्राइम मिनिस्टर जो है चूँकि अब अपोजिशन में शहबाज शरीफ भी चले गए, बाकी भी चले गए, अब मीडिया में बहुत ज़्यादा रोला पड़ गया, फिर प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर को पता था कि जब भी कराची जाऊँगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो ऐलान करना ही पड़ेगा, बगैर ऐलान के तो नहीं मैं वापस आ सकता। वो अल्टीमेटली उन्होंने 300 अरब रुपये का ऐलान, 1100 के पैकेज का ऐलान कर दिया। अब मामला जो है अभी नीतों पे फतूर इस तरह से सामने आ गया। अगर तो ये सिंसियर होते दोनों सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, तो ये पहले बैठ के उसकी निटी गिटी तय करते कि पैसे खर्च किस तरह से होने हैं, किसने कितने देने हैं, कौन किस तरह से खर्च करेगा। पीटीआई रोला डाल रही है 11 रुपये हमने दे दिया, पीपल पार्टी कह रही है कि जी 8 अरब हमारा, 800 अरब हमारा। वैसे ये फंस जाएंगे, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ डोगर साहब, ये फंस जाएंगे। खलसा साहब ने ये कहना है कि आप 800 अरब रुपए ला के रखें इधर और 300 अरब या 1100 अरब, वो 1100 अरब वफाकी हुकूमत कह रही हम दे रहे हैं, 800 अरब कह रहे हैं नहीं, तो ये तो 1900 अरब बन गया ना फिर। नहीं 1100 अरब कह रहे हैं, दोनों का मिलके वफाकी हुकूमत कह रही है इसमें से कोई सब पीटीआई कह रही है 1100 अरब, नहीं पार्टी कह रही है 800 अरब हमारा है। हाँ जी, 800 अरब रखेंगे ना वहां पे, जब 800 अरब रख देंगे ना फिर हम मानेंगे। और ये फंस गए खरल साहब, आप चीफ जैसे 1100 अरब रुपया दोनों कह रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत कहती है जी 800 अरब रुपया हम दे रहे हैं, विफाकी हुकूमत कहती है 750, तकरीबन 736 अरब रुपया वो उस 11 में से हमारा है, बाकी सिंध का है। ये झगड़ा है। आप अंदाजा लगा लें, आप अंदाजा लगा लें, अभी खर्च लोगों पे नहीं हुआ, और ये आपस में लड़ पड़े हैं सिर्फ इसी चीज पर कि कौन कितना दे रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने सिंसियर हैं। और उसामा साहब, हवाई किले बनाए जा रहे हैं, पानी से आप ये मैं पानी के घर बनाए जा रहे हैं, और यार ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? कौम को बेवकूफ़ व मामू बना रहे हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टी या तो आपस में बैठती हैं, कोई मैकेनिज्म तय होता, ये पैसा किस तरह से आएगा, कौन खर्च करेगा, कोई एक स्टेटमेंट आती कि जनाब ये पैसा है, ये कमेटी है, ये सुपरवाइज करेगी। सर वो कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा PIC बनाई है, प्रोविंशियल PCIC, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, वो इसलिए बनाई है, वो वज़ीर आला होंगे, इसके अलावा उससे मैं ये भी कह रहा हूं होंगे, आर्मी जो पार्टियां ये नहीं कि फेडरल ने कितना देना है और सूबे ने कितने देना है, दोनों कौम से झूठ बोल रहे हैं, आगे पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं, क्योंकि वही उनका दावा कर सकते हैं। और प्रोग्राम देखना बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।